नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। आज की बहस इस बात पर है कि क्या देश में इस्लामिक बैंकिंग की व्यवस्था लागू की जा सकती है। सवाल उठा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रस्ताव से, जिसमें आम बैंकों में पहले एक इस्लामिक विंडो खोलने और फिर धीरे धीरे ब्याज मुक्त शरिया बैंकिंग को शुरू करने की बात कही गई। और सवाल यह है कि जब यह देश सेकुलर है और मजहबी आधार पर आर्थिक फैसले नहीं ले सकता, तो फिर इस दिशा में सोचने की जरूरत क्यों पड़ी। दलील है कि जो लोग मजहबी कारणों से बैंकिंग व्यवस्था से दूर हैं, वो बैंकिंग सिस्टम में आएंगे, उसका हिस्सा बने। लेकिन क्या यह पीछे ले जाने वाली सोच नहीं है? जब हम एक तरफ कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या धार्मिक वजहों से दूर लोग भी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा अपने आप नहीं हो जाएंगे? या फिर यह कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ही बढ़ने वाला कदम साबित होगा? दुनिया भर के 50 देशों में सिर्फ 280 इस्लामिक बैंक हैं। क्या यह आंकड़ा गवाही नहीं देता कि यह बैंकिंग का फुल प्रूफ यानी कारगर तरीका नहीं हो सकता? खासकर भारत जैसे देश में, जहां 1.25 लाख से ज्यादा बैंक ब्रांचेस हो, वो भी तब जब नोटबंदी से पहले 78% लोग नकद में ट्रांजैक्शन करते रहे। या फिर यही आंकड़ा इस बात की जरूरत बता रहा है कि लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाया जाना जरूरी है, इसलिए इस्लामिक बैंकिंग का तरीका भी चलेगा। और एक सवाल यह भी है कि क्या इस्लामिक बैंकिंग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कही जाएगी? आज मुस्लिमों के लिए बैंक है, कल दूसरे धर्मों के लिए अलग बैंक की मांग उठेगी, तब सरकार क्या करेगी? आज की बहस इसी पर। क्यों इस्लामी बैंक में सूद नहीं होगा, और जहाँ सूद हो वो हराम हो गया। और हराम आपको बताइए कि सूद देना भी हराम है और सूद लेना भी हराम है। अगर इस्लामी बैंक होगी तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात है, इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम शुरू करें। वो तो सक्सेस होना न होना वो तो हालात बताएंगे, वक्त बताएंगे। लेकिन एक तरफ जहाँ शरीयत की हुकूमत जो है तलाक के मसले को लेकर के मुसलमानों को जो है एक दुविधा में डाला हुआ है, उलझाया हुआ है, वहीं इस्लामिक बैंकिंग की बात किस मुंह से हुकूमत कर रही है? मुझको ताज्जुब हो रहा है इस पर। अगर इसका फ़ायदा भारत को, हमारे देश को पहुंच रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम होगा। इसको कि शरीयत से नहीं देखना चाहिए, एक इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जिससे कि हमारी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री विंडो है, ना कि इस्लामिक बैंकिंग। ये बेसिकली एथिकल फॉर्म ऑफ बैंकिंग है, तो इसको इस्लामिक या शरिया नाम न दिए बगैर इसको आप इंक्लूसिव बैंकिंग कहिए। एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको ये कहा जाए कि साहब हम 1 करोड़ रुपए आपको दे रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, हम आपके नफ़े और नुकसान दोनों में हिस्सा लेंगे, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा एंटरप्रेन्योर मना करेगा? और दूसरा, ये कोई मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तो भाई बैंक होगी, उसके उसूल और ज़ाब्ते होंगे, प्रिंसिपल होंगे, और वो एक ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे जो बैंकेबल हो। यहाँ कल को हिंदू बैंक होगा, इस्लामिक बैंक होगा, सिख बैंक होगा, ईसाई बैंक होगा, बौद्ध बैंक होगा, जैन बैंक होगा, क्या है? प्रधानमंत्री जी समाज को ना बांटो। हम चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म हर एक स्टेप में प्रूवन होना चाहिए, तो बैंकिंग भी शरिया लॉ पे अगर करने की सोच रहे हैं, ये गलत लगता है मुझे। जो शरिया बैंकिंग शुरू की गई आरबीआई की तरफ से, आप लगता है आपको स्वागत कदम? मैं इसका बिल्कुल वेलकम करता हूँ। तो ये शरिया कानून जो बैंक ने, रिजर्व बैंक ने जो किया है, इससे अब हमारे तमाम वैसे मुसलमान भाई जिनके पास काफ़ी धन संपत्ति पैसा है, वो बिना इंटरेस्ट का, बिना सूद का वो पैसा रख सकते हैं, और जब भी उनको ज़रूरत हो सरकार उनको फिर देगी। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा साहसिक कदम हुआ है। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का पहला सवाल है कि इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। दूसरा सवाल, आज इस्लामिक बैंक, कल मंदिरों के बैंक की मांग क्या नहीं उठेगी? तीसरा सवाल, बैंकिंग में मजहब का क्या काम है? चौथा सवाल, करेंसी क्रांति के दौर में शरिया बैंकिंग क्यों? पांचवा सवाल, सेकुलर देश में मजहबी बैंकिंग क्यों? तो आपको बता दें, आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, जिसमें से 2 राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हैं और 2 एक्सपर्ट्स के तौर पर हमारे साथ हैं।
हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व एमडी रह चुके हैं डॉश बैंक के। स्वागत है जफर इस्लाम आपका। हमारे साथ मोहम्मद अली खान हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और साथ ही वकालत भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। स्वागत है आपका मोहम्मद अली खान साहब इस कार्यक्रम में पहली बार। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, तारक फतेह जिनमें से एक हैं कॉलमिस्ट हैं टोरंटो सन के, अक्सर आप उनको टीवी पर देखते हैं, रूबरू रहते हैं उनसे। मुंबई से आज हमारे साथ वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और जफर सरेशवाला हमारे साथ हैं जो कि बिजनेस टाइकून है, साथ ही साथ आपको बता दें चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, ओनर हैं पारसोली कॉरपोरेशन के और तबलीगी जमात जो कि इस्लाम की शाखा है उसके पक्षधर कहे जाते हैं। स्वागत है जफर सरेशवाला आपका भी आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं जफर इस्लाम साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी सरकार खुले तौर पे अदालत में खड़े होकर शरिया के आधार पे 3 तलाक का विरोध करती है, लेकिन वही मोदी सरकार रिजर्व बैंक के जरिए यह प्रस्ताव लाती है कि शरिया के आधार पे बैंकिंग शुरू की जाए। क्यों? रोहित जी, पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है और 2-3 बातें कहना चाहूँगा अपने डिफेंस में, इसलिए कि इस्लामिक बैंकिंग के बार बार उठते हैं बातें और कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स आरबीआई बार बार ऐसे सजेशन भेजते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। अगर गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती तो इस्लामिक बैंकिंग को लॉन्च करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सबसे पहले तो इसको संशोधन करना पड़ता है जो हमारे बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है। जब एक्ट आए नहीं पार्लियामेंट में कोई ऐसा संशोधन के लिए, तो ये कहना कि इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, वो बिल्कुल सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सही फरमाया और कई ऐसे लोगों के बारे में आपने दिखाया कि इस्लामिक बैंकिंग के बारे में कह रहे हैं देश में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर मजहब के लिए अलग अलग बैंक हो और बैंकिंग नॉर्म्स हो। एक बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है जो सारे लोगों पर सारे लोगों के लिए, देश की सारी जनता के लिए एप्लीकेबल है और वही रहने वाला है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो कि इस्लामिक प्रोडक्ट, जैसे आप मुस्लिम समाज के बारे में, मैं उसी समुदाय से बिलोंग भी करता हूं, कुछ ऐसी सोच है कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग होनी चाहिए जिसमें सूद लेना या इंटरेस्ट लेना और नहीं देना दोनों में एक ऐसा सोचना है कि वो हराम है। वह ऑफकोर्स डिबेटेबल इशू है, इसलिए कि पुरानी चीज़ें हैं, कई चीज़ें आज वो वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए उसको एक बार को परे रखते हुए मैं कहता हूं कि उसको देखते हुए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को बिना कुछ संशोधन किए हुए, जो हमारे कानून का जो लॉ है उसके हिसाब से ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हो जो कि उसको भी जस्टिफाई कर पाए, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जैसे सबऑर्डिनेटेड डेट होता है, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है जो टियर 1 कैपिटल में, उसके जो फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल इक्विटी की तरह होता है, इक्विटी लाइक फीचर, उसमें क्रेडिट मिलता है, इक्विटी क्रेडिट 50%, 100% तक जाता है, बिल्कुल इक्विटी की तरह भी होता है, बॉन्ड के शक्ल में होता है लेकिन इक्विटी की तरह होता है, और वो टियर 1 कैपिटल जो इक्विटी की तरह ही इशू होता है, माना जाता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। ऐसे बॉन्ड अगर इशू करते हैं तो वो मुस्लिम समाज को भी, इसलिए कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, डिविडेंड पेइंग रहेगा, और इस तरह के फीचर्स हैं जो कि आपको कंप्लाई करते हैं। अगर आप इस्लामिक कोई इंस्ट्रूमेंट जो बाहर में इशू होता है उससे अगर आप देखें तो कंप्लाई करता है, दोनों अगर उसको देखें वैसे हो सकता है, लेकिन नियम क्या होंगे, उसके कायदे क्या होंगे, उसके तरीके क्या होंगे, फॉर्म में दस्तखत कैसे किया जाएगा, फोटो किसकी लगेगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये सारी बाद की बातें। आपने जो पहली बात कही कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीटीआई ने ये फ्लैश किया है 20 तारीख कुछ भी नहीं है, दोपहर 1:25 पर आरबीआई के हवाले से, जिसमें कि एक आरटीआई के जवाब में ये बात कही गई है, आरबीआई प्रपोजेस इस्लामिक विंडो इन बैंक्स। तो कल को सर कोई कहेगा कि सिख विंडो भी कर दीजिए, हिंदू विंडो भी कर दीजिए, वैदिक बैंकिंग के लिए अलग से विंडो कर दीजिए, उसके नियम कायदे भी पड़े हुए हैं, मनुस्मृति के कायदे भी पड़े हुए हैं सर। तो फिर दलितों के लिए, SC ST के लिए अलग विंडो कर दीजिए सर। नहीं सर, रोहित जी मैं बार बार यही कह रहा हूं आपको कि ऐसे सजेशंस आते रहते हैं, ये पहली बार नहीं है। आरबीआई की तरफ से पहले भी ऐसे सजेशंस आए हैं, ये पहली बार तो नहीं रोहित जी। आप पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखिए, आरबीआई ने कई बार ऐसा, कई कमेटी बनाई आरबीआई ने और उसके रिकमेंडेशंस भी आए हैं। सर मैंने 10 साल का इतिहास पढ़ा है कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 10 साल का इतिहास ये कहता है कि यूपीए की सरकार के सामने 2 बार ये बात आई, लेकिन और दोनों बार यूपीए की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम धार्मिक आधार पे बैंकिंग की व्यवस्था दें। यहां फर्क यह है सर कि
कि आप आज भी पहली वही लाइन बात में ये कह रहे हैं कि हमारा आज भी ऐसा वही कोई बात। विचार नहीं है, और उसके बाद बाकी सारी पंक्तियों में आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, और उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये फर्क है सर दोनों बात में। नहीं 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 आप नहीं रोहित जी, आपको फिर से क्लैरिफाई करता हूं कि देखिए हमारे यहाँ आज भी अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो एसबीआई ने अभी थोड़े दिन पहले 500 मिलियन का परपेचुअल बॉन्ड किया है और 2100 करोड़ का इंडिया में रुपी बॉन्ड किया है परपेचुअल। दोनों एक परपेचुअल बॉन्ड है। परपेचुअल बॉन्ड ऐसा जो जिंदगी भर चलता रहेगा, उस पर इंटरेस्ट अगर एक कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट फ्री भी हो सकता है। वो फीचर्स होते हैं बैंक बॉन्ड के। बॉन्ड में कई तरह के फीचर्स होते हैं, तो आप कोई एक फीचर्स हो जो हमें भी सूट कर सकता है, हमें भी सूट कर सकता है, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस्लामिक प्रोडक्ट बहुत सारे नॉर्म्स। अब आपके कांग्रेस के सहयोगी इंटरवीन करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है नहीं, हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं, और इस्लामिक प्रोडक्ट इश्यू करने के लिए, इस्लामिक बैंकिंग इश्यू करने के लिए संशोधन करना पड़ेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, जिसका कोई पार्लियामेंट में, आपको मालूम होगा, पार्लियामेंट में ऐसा संशोधन करने के लिए कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, मोहम्मद अली खान रखिए अपनी बात। जी रोहित जी, मैं बड़े धैर्य से और सब्र से ज़फ़र साहब की बातें सुन रहा था। मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़फ़र साहब, बात इरादे की नहीं है, बात टाइमिंग की है। आप लोगों का हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब कोई चुनाव करीब आने वाला होता है तो यूसीसी, कैराना, ट्रिपल तलाक, ये सारे मुद्दे एकदम से क्यों उठने लगते हैं? एएमयू, सडनली एएमयू के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस पे बात होने लगी थी कुछ महीने पहले। आप लोगों की नीयत में खोट है। देखिए, आपने सही कहा ज़फ़र साहब, ये कहीं आप और मैं दोनों जानते हैं, ये जो इरादा है कहीं नहीं जाने वाला। आपकी नीयत में खोट हो सकती है। मैं जरा खत्म कर लूँ, फिर आप बोल दीजिएगा। ज़फ़र साहब, मुझे 1 सेकंड ख़त्म करने दीजिए, मैं आपके पॉइंट्स का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, ज़फ़र साहब, आपको याद होगा जब यूपीए 2 के दौरान माइनॉरिटी कमीशन वजाहत हबीबुल्ला साहब हेड कर रहे थे, जब वजाहत हबीबुल्ला साहब हेड कर रहे थे तो उन्होंने आई थिंक इंडिपेंडेंटली एक चर्चा किया था कुछ कम्युनिटी के लीडर्स के साथ, और उन्होंने बातचीत की थी कि इस्लामिक बैंकिंग कैसे उसका क्रियान्वयन होगा, क्या उसका किस दायरे में वो ऑपरेट करेगा। उस वक्त ही ये फीजिबल फाइंड नहीं किया गया था, मुनासिब नहीं है, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मुनासिब नहीं है और ऑपरेट भी नहीं करेगा। और जैसे आपने एक बात कही, कोलैटरलाइज्ड डेट, स्ट्रक्चर्ड डेट ऑब्लिगेशंस की और कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस की, नहीं लग रहा था वो, इसलिए हम लोगों ने इसे दरकिनार कर दिया। हैरानगी की बात यह है कि अब आप एकदम आरबीआई के जरिए दोबारा इस बात को निकलवा रहे हैं। तीसरी बात, सॉरी, यू सेड स्ट्रक्चर्ड डेट, हाँ, सीडीओ मैं मिसाल दे रहा था। हाँ जी ज़फ़र साहब, मैं आपके हमने कहा मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूं इस बात पे, एंड परपेचुअल मैं बोल रहा हूं इक्विटी लाइक फीचर्स। बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे सर, किसी को समझ में नहीं आएगा। नहीं, एक करके बोलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा लोगों को। करने से कोई फायदा नहीं, गंभीर विषय है, झगड़े का विषय नहीं है। जी, आप अपनी बात पूरी करें खान साहब, फिर मैं ज़फ़र साहब के पास जाता हूं। जी, वो पक्षधर हैं इस बात के, प्लीज आप पूरा करें, फिर वो बताएंगे क्यों मुनासिब है। बोलिए। बिल्कुल सही। तो जी, और रोहित जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये कहना कि ये इसमें मैं आपकी जो डिबेट के आपने जो टॉपिक्स शुरुआत में रखे थे, उसमें एक छोटा सा मैं अमेंडमेंट ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अभी धर्म का कोई असर नहीं है हमारे बैंकिंग सिस्टम में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और उन्हें बैंकिंग के खाते भी अलग तौर पर और अलग जैसे कहते हैं स्तर पर खोलने जाने की इजाज़त है। तो ऐसा नहीं है कि धर्म बिल्कुल ही बाहर है, मगर हमारी यानी कांग्रेस की राय ये है कि इस्लामिक बैंकिंग को इस टाइमिंग पे और इस वक्त लाना जरूर इसका उद्देश्य कुछ और है, वो नहीं है जो ज़फ़र साहब आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, ज़फ़र सरेशवाला, अली खान कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं है इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट लाना। आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को? क्योंकि आप कह रहे थे इसको इस्लामिक बैंकिंग ना कहिए, इसको इंक्लूसिव बैंकिंग कहिए, इसको इस चश्मे से ना देखिए, दूसरी नजर से देखिए। देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। एक बात तो कानून की है जो इस मुल्क में अभी है, और मैं ज़फ़र इस्लाम साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये पहली बार नहीं आया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, बल्कि 2008 में अगर आपको याद हो तो रघुराम राजन साहब जब चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे 2008 में या 9 में या 7 में, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट दी थी और उसका नाम है रघुराम राजन रिपोर्ट। तो तब भी दी थी मनमोहन सिंह साहब को, उसके बाद अभी भी आरबीआई की तरफ से आया। तो ये वक्तन फ़ौक्तन इस किस्म के रिपोर्ट आते हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है हमारा, उसमें क्लियर कट है
कि देयर कैनॉट बी एनी बैंकिंग विदाउट इंटरेस्ट। तो ये तभी हो सकता है कि जब पार्लियामेंट जाए, पार्लियामेंट रिसर्च करे और पार्लियामेंट लेजिस्लेशन लाए, तो तब तक तो ये बात सिर्फ हवा में है। अब एक एकेडमिक इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा कि ये कोई मुसलमान दृष्टिकोण जो आप बोलते हैं कि अपीजमेंट की बात बिल्कुल इसलिए नहीं है कि ये अगर होगी भी, अगर विंडो भी है अगर, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी जो बैंकेबल हो। ये कोई धर्मादा नहीं है, ये ज़कात खैरात बंटने वाली नहीं है कि ये किसी मुसलमान को मिलेगी। ये उसी प्रोडक्ट को फाइनेंस करेगी, उसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी जो नफ़ा कर सकता है। और ये कोई मुसलमान या हिंदू की बात नहीं है। आप देखें कि बहुत सारे मुल्कों में इस वक्त इस्लामिक कमर्शियल बैंक चल रही हैं। इंग्लैंड के अंदर है, मुझे याद है कि 2004 में इस्लामिक फुल फ्लेज बैंक पहले एजवेयर रोड पे लंदन में शुरू हुआ। अभी उस बैंक की 5 ब्रांचें हैं। उसके 97% से ज़्यादा जो ग्राहक हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। उसके जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक क्रिश्चियन है। मुझे भी इस्लामिक फाइनेंस क्या है ये सबसे पहले 1995 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पता चला, तब तक तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इसको आप मजहबी प्रिज्म से मत देखिए, इसका मजहब इस्लाम से या शरीयत से नहीं है। ये एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है जो चल रहा है दुनिया में, बहुत सारे मुल्कों में चल रहा है। इंग्लैंड में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, और मेरा इन सब के साथ डीलिंग हुई है। मैंने खुद एक इस्लामिक फंड सेटअप किया था 2001 में इंग्लैंड में, जो FSA ने उसको अप्रूवल दी थी। उसकी फंड मैनेजर थी वो एक ज्यू थी। वो उसकी जो बैंक थी वो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क थी। उसका जो फंड मैनेजमेंट की जो कंपनी थी वो एक क्रिश्चियन थी। और मेरे फंड में जो सब्सक्राइबर थे वो 90% नॉन मुस्लिम थे। तो ये एक, इसको आप एथिकल बैंकिंग कह सकते हैं या एक पर्टिकुलर सिस्टम पैरेलल जो है वो कह सकते हैं। आप इसको मजहबी चश्मे से बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, इसको इस्लामिक या शरिया कहने की जरूरत नहीं है। बहुत तो आप इसको इंक्लूसिव बैंकिंग कहिए या इसे एथिकल बैंकिंग कहिए। अब मेरा एक सवाल है, एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है, हिंदुस्तान में तो ये भी पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है तारिक फतेह, अगर ये इतना एथिकल बैंकिंग होता जितना जफर सरेश वाला कह रहे हैं और इतना ईजी, इतना प्रैक्टिकल होता जिस तरीके से उन्होंने अभी बड़े आसान तरीके से समझा दिया, तो यूपीए की सरकार ने कर नहीं दिया होता क्या इतने साल में? वो बदलाव, संशोधन संविधान में, कानून में बिल लाके जो करना है उस पर क्यों बैठ जाती सरकार? 2007 में यूपीए ने मना किया, 2012 में यूपीए ने कैटेगोरिकली मना किया। जिन पे आप आरोप लगाते हैं लगातार मुस्लिम अपीजमेंट का, वही नहीं कर लेते पहले, फिर वो क्यों रोकते इसको? देखें रोहित भाई, इसको यूं समझिए कि एक न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट बैंकर ने किताब लिखी जिसका नाम था इस्लामिक बैंकिंग, अ $300 बिलियन डिसेप्शन एंड फ्रॉड। ये मैं सारी अब तक जो गुफ्तगू सुन रहा हूं, यकीन मानिए आम आदमी सुनने वाले को कुछ नहीं समझ में आया होगा कि क्या बात हो रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा झूठ ये है कि आम बैंकिंग, और कनाडा में शरिया बैंकिंग बैंकरप्ट हो चुकी है, लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। 25 गोल्ड बार्स के अंदर लिक्विडेट होके UM फाइनेंशियल का ओनर इजिप्ट भाग गया। ये सब हमारे सामने है। साथ में पाकिस्तान में ये जनरल जियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया था। लेट मी गो टू द बिगिनिंग ऑफ इट। 1920 और 25 से पहले लफ्ज इस्लामिक और शरिया बैंकिंग एग्जिस्ट नहीं करता था। ये मुस्लिम ब्रदरहुड यानी इख्वानुल मुस्लिमीन और हिंदुस्तान में सैयद मौदूदी की जमात इस्लामी, उनका इजाद किया हुआ ये है। और उसका मकसद ये है कि मुसलमानों को गैर मुसलमानों से अलग रखा जाए। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो मुसलमानों का हो रहा है, और मैं आपको बताऊं किस तरह होता है। ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दें, एक आम आदमी बैंक के पास जाता है अपने घर के लिए पैसे लेने के लिए या अपने कारोबार के लिए। बैंक का जो कन्वेंशन है वो इंटरेस्ट लफ्ज को, जो रिबा है अरबी में और जिसका एक्चुअल मीनिंग यूजुअली है, वो इंटरेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। एक आदमी को कहते हैं कि भाई आप इंटरेस्ट फ्री है लेकिन ये फी आप देंगे, यानी उसी पैसे का नाम बदल के इंटरेस्ट से फी कर दिया
और यकीन मानिए हर जगह जहां ये इंटरेस्ट दिया जाता है इस नाम के प्रॉफिट और लॉस पे होगा, वो लीबोर जो है जो लंदन से सेट होता है और बैंकिंग इंटरेस्ट, उससे इट इज ऑलवेज 1% मोर। यानी अगर नॉन मुस्लिम को घर के लिए लोन के लिए 5% पे मिल रहा है तो इस्लामिक बैंकिंग उसको 6% पे देती है, इस यकीन दहानी के साथ कि तुम अगर बैंक के थ्रू जाओगे तो जन्नत की कुंजी तुम्हारे हाथ में होगी। ये सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया है, ये कैथोलिक पादरियों ने 12वीं और 13वीं सदी के अंदर बेचते थे। ये कागज, जन्नत में जाने का कागज होता था, इतने लाख पाउंड दे दीजिए आपकी गारंटी। इसी तरह अक्सर मुस्लिम मुल्कों में तो नहीं बल्कि गैर मुस्लिम मुल्कों में जैसे अमेरिका है, कनाडा है या ये इंडिया है, ये बात लाई जाती है कि भाई आप काफिरों के मुल्क में रह रहे हैं, आपकी जन्नत करने के लिए आप अलग होके, जिस तरह पाकिस्तान बना, जिस तरह मुस्लिम फैमिली लॉ बना, इसी तरह अब मुस्लिम बैंकिंग लाएंगे ताकि आपका पैसा कुफर से हट जाए। देखिए ये बात एक मुसलमान की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि जितना नुकसान उन लोगों को हुआ है जिनकी शरिया बैंकिंग की वजह से घर लुट गए, क्योंकि बैंक जब बैंकरप्ट हुआ तो ओनरशिप जो थी घरों की, जब मैं मॉर्गेज लेता हूं तो नाम ओनरशिप मेरा होता है। जब इस्लामिक बैंक उधार देता है किसी को तो वो बैंक वो घर उस बैंक के नाम होता है सर। और जब ये बैंकरप्सी हुई इस्लामिक बैंकिंग जो थी यूएम फाइनेंशियल की, लोगों के घर चले गए इस चक्कर में। अब झूठ इतना चल रहा है, 2 किताबें आई हैं इस पे, एक तैमूर कुरान है, ही इज अ बैंकर एंड एन इंटरेस्ट, उसने कहा कि लाखों डॉलर इसमें लुट गए। फिर ये जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में पाकिस्तान में शुरू हुआ। ये समझें कि इसके अंदर डायरेक्ट फ्रॉड इन्वॉल्व है, जिसके अंदर मासूम मुसलमान पिस के रह जाते हैं जो गरीब हैं। सर ऊपर अब मेरा सवाल है, मालिक अब जो मेरा है, सवाल है वो तारिक तमाम साहब, अरब ठीक है, आपकी तकरीर अच्छी है, स्कॉलर्स समझ ये में आती होगी लोगों के, बाकी फंडर को शायद ना आ रही हो जो रोहित बॉन्ड्स जी, की बात रोहित बता जी, रहे थे। थोड़ा मैं इनको पर मैं वापस आता हूं आपकी चीज को लेके और जफर साहब से पूछूंगा कि वो इसको कैसे जवाब देते हैं इस बात का, जो पैरोकार हैं इस बात के कि इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए। वो एक विंडो है, केवल वो इंक्लूसिव बैंकिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा घर में रखा हुआ जो बैंक में नहीं ले जाना चाहते। और दूसरी बात ये, एक तरफ हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद सपना देख रहे हैं कि हर आदमी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से चलेगा। वो तब चलेगा जब पैसा घर में रखा रहेगा, या वो चाहे इस्लामिक विंडो के जरिए या नॉर्मल विंडो के जरिए अगर पैसा बैंक में ले आएगा तब कैशलेस इकोनॉमी बढ़ पाएगा।